हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एमएल सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर से एक टॉपिक को लिए हैं जिससे आपको असाइनमेंट बनाने में बेहद सहायता मिलेगी। और ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट और उपयोगी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं परामर्श काउंसलिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। परामर्श एक प्राचीन शब्द है। क्या है? परामर्श एक प्राचीन शब्द है। इसकी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श शब्द का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है। ठीक है, वेबस्टर क्या कहते हैं कि परामर्श का अर्थ क्या होता है, पूछताछ या पारस्परिक तर्क वितर्क होता है। ठीक है, अगला देखिए, काम्स के अनुसार क्या है, परामर्श को पूरी तरह परामर्श प्रार्थी केंद्रित माना जाता है। इसने परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता को उतना ही महत्व नहीं दिया है जितना परामर्श प्रार्थी को। परामर्शदाता जो होता है, जो जैसे कि परामर्श देता है, उसे उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना परामर्श प्राप्ति को, मतलब जो परामर्श प्राप्त करता है। काप्स ने यही कहा है। अगला देखिएगा, कार्ल रोजर्स के अनुसार परामर्श एक निर्धारित रूप से निर्मित स्वीकृति संबंध है जो परामर्श प्रार्थी को पर्याप्त मात्रा में अपने को समझने में सहायता देता है जिससे वह अपने नवीन विज्ञान के प्रकाश में नए कदम ले सके। आगे देखिए अब क्या है, परामर्श की विशेषताएं। देखिए, परामर्श की विशेषताएं हैं। कार्ल रोजर्स के अनुसार परामर्श की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य किसी समस्या से संबंधित वार्ता है। ठीक है, और दूसरा है, परामर्श की प्रक्रिया में एक व्यक्ति सामान्य दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणी और अनुभवी होता है और दूसरा उससे अपनी समस्या का हाल चाहता है। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है, परामर्श में सामान्य बातचीत के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की समस्या के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। चौथा, परामर्श एक प्रकार की सहायता है जो उसके संवेगात्मक और प्रेरणात्मक समस्याओं के हल करने के लिए दी जाती है। परामर्श जो होता है एक व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता है जो संवेगात्मक रूप से और प्रेरणात्मक समस्याओं को हल करने के लिए दी जाती है। पांचवा देखिए, परामर्श एक प्रार्थी को स्वयं अपने निर्णय लेने और अपने नियमानुसार कार्य करने में सहायता दी जाती है। परामर्श जो होता है ये दो व्यक्तियों के मध्य होता है। ठीक है, मूल रूप से दो व्यक्तियों के मध्य होता है। इसमें जो प्रार्थी होता है स्वयं अपने निर्णय ले सके, अपने निर्णयानुसार कार्य करने में सहायता मिल सके, इसलिए उसे परामर्श दी जाती है। छठवां देखिए क्या है, परामर्श स्वनिर्देश पर आधारित है और यह निर्देशन का एक भाग है। निर्देशन का ही एक भाग क्या है, परामर्श। ठीक है, सातवां, परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है। आगे देखिए, परामर्श के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय ये बातें ध्यान रखी जाएं। क्या है, व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति एवं जीवन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही परामर्श के उद्देश्य निर्धारित किए जाएं। ठीक है, व्यक्ति की जो प्रकृति है और जो उसके जीवन के उद्देश्य हैं उसको ध्यान में रखकर ही परामर्श जो प्रार्थी होता है उसे परामर्श देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, परामर्श के उद्देश्यों को भारतीय जीवन के लक्ष्यों, चार पुरुषार्थों की सापेक्षता में ही निर्धारित किया जाए। तीसरा है, व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व के विकास की पृष्ठभूमि में ही परामर्श के उद्देश्य निर्धारित किए जाए। अगला देखिए, परामर्श की आवश्यकता। मानव जीवन में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला देखिए क्या है, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है उन्हें परामर्श देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि अचानक कम हो जाती है उन्हें परामर्श देना चाहिए। और आगे देखिए क्या है, आगे है, जो कक्षा में पाठ्यक्रम के साथ चलने में असमर्थ हो। ठीक है, जो पाठ्यक्रम, जैसे कि पाठ्यक्रम आगे निकल जाता है, बच्चे जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, वो पाठ्यक्रम के साथ साथ नहीं चल पाते हैं। क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है, इसलिए उन्हें परामर्श दी जाती है।
चौथा है जो कक्षा और विद्यालय में समायोजन में कठिनाई का अनुभव करते हैं। पाँचवा है जो अचानक विद्यालय छोड़ने का विचार रखते हैं। छठवां है जो विद्यालय की किसी भी गतिविधि जैसे खेल, संगीत, साहित्य, चित्रकला आदि में प्रवीणता पाना चाहते हैं। सातवां है जो असामान्य व्यवहार जैसे लड़ाई झगड़ा, चोरी, झूठ बोलना एवं अनुशासनहीनता के कार्य करने लगते हैं। आठवां है जो विद्यालय, परिवार या समाज के विरक्त होने लगते हैं। नौवां है जो अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगते हैं। 10वां है जो अधिक शर्मीले, शंकालु, भयभीत, उपेक्षित, असुरक्षा आदि का अनुभव करते हैं। 11वां है जो परीक्षा से भयभीत रहते हैं। और 12 पॉइंट है आपका जो बुरी संगत के कारण नशे के आदि या लिंग अपराध करने लगते हैं। 13 है जो उत्तम व्यवसाय चुनना चाहते हैं, उन्हें परामर्श की बेहद आवश्यकता होती है। और 14वां और लास्ट पॉइंट है जो अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्या से ग्रस्त हैं। आगे देखिए, आगे है व्यक्तियों, परिवारों और प्रणालियों के मार्गदर्शन और परामर्श की जरूरतें। मतलब परिवारों और प्रणालियों के मार्गदर्शन और परामर्श की क्या जरूरत होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है देखिए, आधुनिक युग में विज्ञान, औद्योगिक और शिक्षा की प्रगति के कारण पारिवारिक ढांचा बदल गया है। पश्चिमी सभ्यता के संपर्क और प्रभाव के कारण भारत में संयुक्त परिवार का स्थान एकाकी परिवार ने ले लिया है। अब परिवार के सब सदस्य सामूहिक रूप से खेती या पारिवारिक व्यवसाय में एक साथ मिलकर कार्य करने के साथ स्थान पर अलग अलग स्थानों आगे है स्थानों पर अलग अलग प्रकार का काम या व्यवसाय करना पसंद करते। पहले देखिए जो हमारा भारतीय समाज था उसमें संयुक्त परिवार होते थे जिसमें सभी सदस्य मिलकर के एक साथ रहते हैं, घर में एक ही मुखिया होता था। लेकिन अब क्या है कि आधुनिक परिवार में ज़्यादातर लोग एकाकी परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं, वो अपना अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, शारीरिक और मानसिक योग्यताओं में मित्रता के कारण परिवार के सदस्यों में कार्य करने और धन कमाने की क्षमता में भी अंतर आ गया है। शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कारण परिवार के सदस्यों में काफ़ी बदलाव आ गया है। आगे देखिए, आधुनिक युग में पारिवारिक मूल्य और परंपराओं में बहुत अंतर आ गया है। पहले संयुक्त परिवार में प्रत्येक कार्य परिवार के मुखिया के आदेशानुसार और इच्छानुसार होते थे। पहले जो हमारा परिवार था वो जो घर का एक बड़ा मुखिया होता था उसी के आदेशानुसार और इच्छानुसार होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो इसमें देखिए परिवार में अनुशासन था, परंतु अब एकाकी परिवारों ने प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। सही बात है। आगे देखिए, महिलाओं को समान अधिकार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण महिलाओं के जीवन और व्यवहार में अंतर आया। परिवार में झगड़े किस लिए होते हैं वो आगे देखिए क्या है। पहला है परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के आपसी झगड़े, इस मामले में भी हो जाते हैं। दूसरा है परिवार के बड़ों और छोटों के झगड़े। तीसरा है पति पत्नी के झगड़े। चौथा है सास बहू के झगड़े। पांचवा है परिवार की महिलाओं के झगड़े। छठवां है बच्चों के आपसी झगड़े। सातवां है पिता पुत्र के झगड़े। आठवां है माता पुत्री के झगड़े। 10वां है परिवार के अन्य संबंधियों से झगड़े। और लास्ट है आपका पास पड़ोसियों के झगड़े। आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परिवार में इस प्रकार के अनेक आपसी झगड़े या अन्य कारण आपसी मतभेद के होते हैं। परामर्शक का कार्य संबंधित व्यक्तियों का मानसिक तनाव कम कर सौहार्दता की भावना विकसित करना है। ठीक है, जो परामर्शदाता होता है वो व्यक्ति को ऐसा परामर्श दे जिससे व्यक्तियों के आपसी जो मानसिक तनाव है वो कम हो सके, इसलिए परामर्श की आवश्यकता होती है। और देखिए, परामर्शक प्रारंभ में व्यक्तिगत और बाद में समूह परामर्श की विधि अपनाता है। बच्चों से और अभिभावकों से अलग अलग बातचीत कर फिर दोनों से एक साथ बातचीत की जाती है। यदि दोनों के बीच संवाद स्थापित कर दिया जाए तो आधी समस्या हल हो जाती है। ठीक है, परामर्शक कुशलता से अभिभावकों और बच्चों को एक धरातल पर ले जाता है और उन्हें उनके कर्तव्यों से अवगत कराता है। बच्चे अपनी शिष्टता और हठ धर्मी से अवगत होते हैं। उसने होने वाली हानि का अनुभव
लगाते हैं और अभिभावकों का आदर करने और उनकी इच्छाओं का पालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी प्रकार अभिभावक बच्चों की भावनाओं को समझने लगते हैं और अपने विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इसके आगे देखिए क्या है। इसके आगे है परामर्शदाता के आवश्यक गुण। रैबर ने परामर्शक के लिए निम्न आवश्यक गुण बताए हैं। जो पहला है देखिए व्यक्तिगत समायोजन। इसमें देखिए क्या है, परामर्शदाता का मुख्य कार्य प्रार्थी को स्वयं और परिस्थितियों से समायोजन करना ही है, इसलिए उसे पहले स्वयं समायोजित होना चाहिए। समायोजन के लिए आवश्यक स्थिरता, समय और स्थान के अनुकूल व्यवहार में परिवर्तन की योग्यता, लचीलापन और अनुकूलन की कार्य क्षमता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है पारस्परिक संबंध। प्रार्थी की समस्या और उसके कारणों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता को अनेक व्यक्तियों से मित्रवत संबंध बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि परामर्शदाता जो होता है उसको अन्य लोगों से मित्रवत संबंध बनाने पड़ते हैं। अगला है नैतिकता। परामर्शक का चरित्र और नैतिक गुण उच्च कोटि का होना चाहिए। उसे अपने काम में प्रार्थी का विश्वास प्राप्त करना होता है। अगला है नेतृत्व गुण। परामर्शदाता समाज में एक विशेष स्थान रखता है। वह अपने कार्य के संबंध में अनेक व्यक्तियों से मिलता है, विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, संस्थाओं आदि से सूचनाएं एकत्रित करता है, तभी तो वो परामर्श प्राप्तकर्ता को परामर्श दे पाता है। अगला है कर्तव्य निष्ठा। प्रायः प्रारंभ में परामर्शदाता को अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती, परंतु धीरे धीरे वह सफल होता जाता है। परामर्शदाता का धैर्य और प्रेरणा भाव से अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। उसकी कर्तव्य निष्ठा उसे अवश्य सफलता दिलाती है। अगला पॉइंट है आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व। परामर्शदाता का शारीरिक ढांचा, चेहरा, रहन सहन, आदतें, व्यवहार आकर्षक हो। यह अपने आकर्षक व्यक्तित्व और व्यवहार से शीघ्र ही दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला हो। यानी इसका क्या मतलब है कि जो परामर्शदाता होता है उसे अपना व्यक्तित्व उसे आकर्षक बना के रखना चाहिए। ठीक है, अगला है दूरदर्शिता। प्रत्येक समस्या के एक से अधिक कारण होते हैं। प्रारंभिक चर्चा में प्रार्थी अपनी न तो समस्या को खुलकर बता पाता है और न ही उसके कारणों को स्पष्ट कर पाता है। तो जो परामर्शदाता होता है उसे दूरदर्शिता होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि वो जो परामर्श प्राप्तकर्ता का बात है उसे दूर से ही समझ ले। अगला क्या है लचीलापन। इसमें देखिए स्टीफलर एवं स्टीवर्ट के अनुसार लचीलापन का गुण परामर्शदाता में होना चाहिए। व्यक्तिक अंतर और परिस्थितियों का अलग अलग प्रभाव व्यक्ति की कठिनाइयों का कारण होती है। समस्या समान हो सकती है पर कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसलिए परामर्शक को अपनी विचारधारा, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति और निर्णय में लचीलापन रखना चाहिए। अगला है देखिए अगला पॉइंट आपका विभिन्न रुचियाँ। परामर्शदाता का ज्ञान और अनुभव विस्तृत होना चाहिए। इसके लिए उसकी रुचियों का क्षेत्र भी बड़ा होना चाहिए। रुचियों के कारण विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, उनकी कार्यप्रणाली, कार्यरत शक्ति, उनका व्यवहार तथा अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और आपका ये लास्ट पॉइंट है निर्णय लेने का उत्तरदायित्व। परामर्श का कार्य प्रार्थी की समस्या से संबंधित हलों का सुझाव देना भर है। सुझाव कई प्रकार के हो सकते हैं। सुझाव और उनके परिणामों के संबंध में परामर्शक प्रत्येक बात स्पष्ट कर देता है। प्रार्थी को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगा ये टॉपिक क्या है परामर्श के बारे में। इससे ये जितना हम आपको बताए हैं इससे आप लोग असाइनमेंट बनाने में आप लोग को आसानी होगी। और ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये बीएड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।